नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ मैं आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 14। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी, पार्ट 14, आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन। मुखर्जी के इस प्रश्न के जवाब में मीनू ने जो कहा उसे सुनकर मुखर्जी दंग रह गया। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई भी साधारण लड़की जब मौत के साए में होगी और अपहरणकर्ताओं के चुंगल में फंसी होगी तो अपनी जान बचाने के अलावा कुछ सोच सकती है। मीनू ने कहा, इसलिए नहीं गई सर कि अगर मैं चली जाती तो आपको क्या बताते। यहाँ पर जो आपने छापा मारा उसकी वजह क्या होती। आपके पास क्या सबूत रह जाता कि आपने रंग हाथों मानव तस्करों को पकड़ा है, उन लोगों को पकड़ा है जो मानव शरीर, उसमें भी लड़कियों के शरीर का किसी बेजान वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में उनके अंगों को भी बेच डालते हैं। लाखों का तो गुर्दा ही बिकता है, लाशों का भी सौदा। जिंदा लड़की से ज़्यादा इनके लिए मुर्दा लड़की कीमती हो जाती है। जरा पूछिए जाकर उस लड़की के घर वालों से, उनका क्या हाल होता होगा। गुस्से के मारे मीनू के होठ काँप रहे थे, चेहरा तमतमा रहा था। इंस्पेक्टर मुखर्जी देखता ही रह गया। सर, अपराधी के साथ सबूत का भी तो होना जरूरी है कि उसने अपराध किया है। इंस्पेक्टर मुखर्जी सर रह गया। एक एक बात सच थी। इंस्पेक्टर मुखर्जी लाजवाब हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। यहाँ अपराधी को अपराध के साथ पकड़ा गया। मानव तस्करी का आरोप, बिहड़ इलाके में बिल्डिंग और वहाँ लड़की का बरामद होना, उसके साथ हाथ में गन लिए बॉस का भी वहाँ मौजूद होना। इसकी बाकायदा मुखर्जी ने सबूत के लिए एक सिपाही से वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनवाई थी। अमित साहनी का शुरू से अंत तक रिकॉर्डिंग थी। मास्क उतारते वक्त का भी वीडियो था। अब ऐसे नर पिशाचों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कायदे से। तो उनको फांसी लगनी चाहिए। जब इनकी जान जाएगी, इनको लटकाया जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि किसी की जान क्या दर्द होता है। सर, आपका काम आसान करने के लिए मैंने रिस्क उठाया है, वरना आप ज़िंदगी में कभी साबित नहीं कर पाते कि आप यहाँ क्या करने आए थे। उल्टा खुद ही फंस जाते। बात 100% सही थी। पहले भी ऐसा कई केसों में हुआ। पर्याप्त सबूत न होने के कारण अपराधी छूट गए और इंस्पेक्टर मुखर्जी देखता ही रह गया था। उसकी कर्मठता और ईमानदारी बेकार गई थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं उस लड़की का नाम जड़ से ही गायब कर दूंगा, क्योंकि केवल एक ही लड़की के किडनैप की रिपोर्ट है और एक ही लड़की के बारे में सबको पता है। तुम तो अचानक बाद में आ गई, इसलिए अब उस एक लड़की के रूप में अब तुम ही होगी। मीनू बहुत खुश हो गई। उसने इंस्पेक्टर का आभार प्रकट किया। अब इस समय वह बिल्कुल भोली लग रही थी। उसकी खुशी में किसी बच्चे की मासूमियत की झलक थी। मुखर्जी उसके बारे में कोई निश्चित राय नहीं बना पा रहा था। आज उसका साइकोलॉजिकल नॉलेज धरा का धरा रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात है क्या। भला इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा जानकारी और इतना ज़्यादा साहस और बहादुरी अंदर कैसे है। मीनू ने बताया, उस लड़की का घर तो वह भी नहीं जानती, लेकिन करण और उसको जानता है कि वह कहाँ रहती है। आप करण से पूछ लेना। ओके। इंस्पेक्टर मुखर्जी उसके प्रभाव में आता जा रहा था। उसकी आंखों की ओर देखते हुए उसे लग रहा था जैसे वह किसी गहरी रहस्यमय झील में उतरता जा रहा है, जहाँ अभी कई राज परत दर परत खुलेंगे। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने कौशिक को फ़ोन किया और बताया कि मीनू को पता चल गया था, उसका अपहरण कर लिया गया था। उसे हम लोगों ने गुंडों से मुठभेड़ करके छुड़ाया है। यह सुनकर कौशिक दंग रह गया और वह तुरंत ही भागा भागा थाने में आया। इन 2 ही दिनों में उसे ऐसा लगने लगा था कि अब मीनू दोबारा नहीं मिलेगी। थाने में आकर जब उसने मीनू को देखा तो उसे तसल्ली हुई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा कि वह उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। पल भर को आंखों से ओझल क्या हुआ तो लगा कि जमाना गुजर गया। बिछड़े हुए वह मीनू से बता रहा था। उसने झटपट सौम्या को भी फ़ोन कर दिया। सौम्या भी बहुत परेशान था। उसको भी बता दिया कि मीनू के साथ एक हादसा हो गया।
था, उसका किडनैप हो गया था। उसे पुलिस वालों ने छुड़ाया है। पहले तो सौम्या सुनकर चौंका, फिर यह सुनकर कि मीनू सही सलामत है, उसको तसल्ली हुई। कुछ लिखा पढ़ी और कागजी खाना पूर्ति करके इंस्पेक्टर मुखर्जी ने मीनू को कौशिक के साथ उसके घर भेज दिया और उससे कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 बार आना पड़ेगा। हाँ, सूचना देकर बुलाया जाएगा, तब आना होगा। मीनू ने खुशी खुशी हामी भर दी और कौशिक के साथ घर चली गई। इधर अब पूछताछ का अगला नंबर अमित साहनी का था। उसके बयान का रिकॉर्ड करवाया गया। इंस्पेक्टर मुखर्जी चौंक उठा था, लेकिन वह कोई साधारण इंसान नहीं था। शहर को सम्मानित और इतना बड़ा डॉक्टर था, इसलिए अपने बचाव के लिए और उसको घेरने के लिए इंस्पेक्टर मुखर्जी ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया। इस किस्म लोगों से पाला पड़ते पड़ते वह स्वयं भी चतुर बन चुका था, क्योंकि पहले तो पुलिस के सामने बयान देकर अपना जुर्म कबूल लेते हैं, बाद में मुकर जाते हैं और उल्टा पुलिस पर आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने टॉर्चर करके उनसे ज़बरदस्ती बयान लिया है। लेकिन पुख्ता सबूत थे, इसलिए मुकरने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। एसपी को बुला लिया गया और उन्हीं की देखरेख में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। उससे पूछताछ की शुरुआत हुई। उसकी हैरत अंगेज कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह तो अपने शहर का जाना माना डॉक्टर अमित साहनी था। उसका क्लिनिक बहुत चलता था। एक दिन उसके यहाँ कुछ खास लोग इलाज करने आए। उस खास व्यक्ति का नाम सुनकर एसपी और इंस्पेक्टर मुखर्जी इतनी जोर से चौंके कि जहाँ उन्हें बिच्छू ने काट लिया हो। वह इसके इलाज से खुश होकर गए और डॉक्टर से दोस्ती भी हो गई। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि उन्होंने अपने कुछ बिजनेस में डॉक्टर को पार्टनर बनाना चाहा। डॉक्टर बहुत खुश था। उसकी और तरक्की हो रही थी और राजनीति के धुरंधर प्रभावशाली लोगों में उसका नाम शुमार हो रहा था। इस स्टेटस का मेंटेन रखने के लिए और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो इसका तरीका भी उन्होंने उसे बताया दिया था और वह तरीका था मानव तस्करी का। इनकी डॉक्टर से ऐसी साठगांठ थी कि यूजलेस होने पर मानव शरीर का ऑपरेशन किया जाता। डॉक्टर उसका गुर्दा, लीवर, हर्निया निकालता, फिर देश या विदेश में अतिशय जरूरतमंद धनी लोगों को बहुत ही महंगे दामों में उन्हें बेचता। किसी बाहरी डॉक्टर से यह काम करवाने से भेद खुल सकता था। अब डॉक्टर तो खुद ही पार्टनर था, तो काम चुपचाप होने लगा। कभी किसी को भनक नहीं हुई। अब डॉक्टर के ऊपर लक्ष्मी बरसने लगी थी। दिन दूनी रात चौगुनी नोटों की गड्डियां उसकी तिजोरी में बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी लालसा भी बढ़ती जा रही थी। उसका ज़मीर बिल्कुल मर चुका था। जिंदा शरीर को वह मुर्दों से भी बदतर जानकर ऐसा चीरता फाड़ता जैसे किसी बोरी का काट सिल रहा हो। धीरे धीरे जब काम बहुत बढ़ गया तो उसको सबसे बड़े मैन मुखिया मालिक के अंडर बॉस अमित साहनी को बनाया गया, यानी मालिक नंबर 2। यह तो रहा उसका स्याय पहलू। अब समाज में अपना रुतबा कायम करने के लिए उसने कई काम संभाल रखे थे। सोशल वेलफेयर के कामों में वह बढ़ चढ़कर कई वेलफेयर सोसाइटी में वह मेंबर था। तकड़ा चंदा देता था और उनका चीफ गेस्ट वह सर्वसर्वा रहता था। पुरस्कार वितरण उसके हाथों से करवाए जाते थे। उद्घाटन करने के लिए उसको आमंत्रित किया जाता था। उसी प्रकार से कई संस्था में वो काम करता था। समाज में वह बहुत ही भले आदमी के रूप में जाना जाता था। उसने बताया कि वह भी केवल मोहरा है। लड़कियों को जो तस्करी होती है उसका मैन मुखिया तो कोई और है। कौन है वह? एसपी साहब ने जितनी उत्सुकता से पूछा, उतनी ही लगन से डॉक्टर अमित साहनी ने उसका नाम बताया। वह सोच रहा था कि वह तो गले तक फंस ही गया है, तो वही क्यों अकेले जेल की चक्की पीसे। मज़ा तो सबने उठाया है, तो सज़ा भी साथ साथ भोगेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सर, उनका नाम है कुंवर अजीत सिंह। यह सुनकर जैसे सबको जोरदार करंट लगा। जिन्होंने हमें इस धंधे में लगाया वह भी तो मज़ा ले ले। एसपी साहब, उसके बाद जो उसने बयान दिया उससे एसपी साहब के अलावा जितने भी लोग मौजूद थे सभी चौंक पड़े। क्या यह संभव है? इसके बाद प्रेस वालों ने मीडिया वालों
ने तरह तरह के सवाल अमित साहनी से किए और उसने बड़ी ही शांति से और तसल्ली से उन सवालों के जवाब दिए। असल में वो अपने लिए रक्षा कवच तैयार कर रहा था। उसे पता था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसी की आड़ में वह बच सकेगा, वरना जहां उसके जघन्य अपराध की जड़ें जुड़ी हैं वहां तो अपनी जान बचाने के लिए उसे चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। ऐसे समय में ही मीडिया उसके काम आएगा। उसे अच्छे तरीके से पता था कि वह गर्दन तक इतना फंस चुका है कि बचने की कोई संभावना नहीं है। तो जो इस खेल के असली खिलाड़ी हैं उन्हें बेदाग क्यों छोड़ा जाए। जल्दी ही यह न्यूज़ सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने लगी। लड़की के किडनैप से शुरू होने कहानी अभी तक लोग साधारण ही जान रहे थे कि किसी मनचले प्रेमी का यह काम है, लेकिन इसकी जो परत खुली तो परत दर परत खुलती ही चली गई। हर बार में एक नया भेद निकल कर आया। महिला आश्रम में सभा का आयोजन था। राजनीति के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे कुमार अजित सिंह मंच पर खड़े हुए महिलाओं के उत्थान कल्याण के बारे में भाषण दे रहे थे। राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब MLA से SP के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं, खासतौर से महिलाओं के तो मसीहा हैं। उनके कल्याण के लिए तो जैसे उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। महिला आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, नारी कल्याण समिति जैसे महिलाओं की संस्थाओं को वे बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं और उनके कल्याण व विकास के लिए दिन रात दृढ़ प्रतिज्ञा होकर लगे रहते हैं। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक थे तो खुले दिल से सभी संस्थाओं का दान कर रहे थे। लोगों से जाकर मिल रहे थे। उन्हें भरपूर जन समर्थन मिल रहा था। जहाँ कहीं भी वे सभा करते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। जहाँ भी रैलियाँ करते लोग का हजूम ठाटे मारता नजर आता। एक नज़र से ही लग रहा था कि उनकी इस विजय के रथ को कोई नहीं रोक सकता। उनकी पार्टी के अध्यक्ष अपने इस नगीने की तरक्की को देखकर दिन रात फूल फूल कर कुप्पा होते रहते थे। अब विपक्षी कैंडिडेट की नींद हराम हुई जा रही थी। इनके भारी जन समर्थन से वे घबराए हुए अधमरे थे। मुरझाए हुए फूल की तरह भारी भीड़ की तो बात ही छोड़ो, इक्का दुक्का लोग की भीड़ जुटती थी। विरोधी कैंडिडेट को कुंवर अजीत सिंह सपनों में भी डराते थे। हाँ, तो महिला आश्रम में उनका भाषण चल रहा था। माताओं और बहनों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की आधी आबादी को सरकार ने हथिया रखा है। दुखियारी और निराश्रित माताओं बहनों के लिए जो आश्रम बने हैं वे भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहे। अभी हाल में जो बेटियां इस आश्रम में गायब हुई हैं उसके लिए मुझे चाहे जेल तक क्यों न जाना पड़े, मैं संघर्ष करूंगा, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। वह धर्म है लाचार और निराश्रित बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सेवा का धर्म। और जब तक उनको न्याय नहीं दिला पाऊंगा तब तक चैन नहीं पाऊंगा। इसके लिए आप मुझे समर्थन करें और मुझे कुर्सी दिलवाएं ताकि मेरे पास इतनी शक्ति हो सके कि मैं अपनी बहनों को न्याय दिला सकूं। यहाँ की जो सविता और मीरा गायब हुई हैं उनके लिए मेरा सीना चाक होता है। जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। पता नहीं बेचारी किस हाल में होंगी। मैं आजीवन लड़ूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठा। महिलाओं ने भाव विभोर होकर नारे लगाने शुरू किए। कुंवर अजीत सिंह जिंदाबाद, हमारा मसीहा जिंदाबाद। भारी फोर्स के साथ 2 पुलिस की गाड़ियां बाहर आकर रुकी। स्वयं SP इंस्पेक्टर मुखर्जी और उनके साथ ढेर सारे कांस्टेबल धीरे धीरे एक एक करके भीड़ में आकर खड़े हो गए और भाषण पूरा होने का इंतजार करने लगे। भाषण अपने पूरे जोर पे था। महिला आश्रम की संचालिका सविता बहन ने 2 लड़कियों को मंच पर भेजा। निवेदन किया, कुंवर जी आशीर्वाद दीजिए इन्हें। कुंवर जी ने उन्हें देखा और गर्दन झुका दी। उन लड़कियों ने उनके गले में मालाएं डाली। खूबसूरत देवी की प्रतिमा सी जगमगाते सौंदर्य से प्रदीप दोनों लड़कियों को कुंवर अजीत सिंह ने आंख भरकर देखा।
भीड़ में खड़े हुए इंस्पेक्टर मुखर्जी और एसपी की आंखें सुलग उठी। मुखर्जी होठों ही होठों में बड़बड़ाया, बेटे, बलि देने से पहले बकरे के गले में मालाएं पहनाई जाती हैं। तेरे लिए ये वही मालाएं हैं। अरे घूर ले गंदी निगाहों से इन लड़कियों को। ये लड़कियां जैसे देवी की तरह अपने नन्हे नन्हे कदम लेकर मंच को सुशोभित करने आई हैं, लेकिन इनके यही कदम तेरी छाती पर जब प्रहार करेंगे तो तेरी छाती फट जाएगी। यह वज्र बन जाएंगे तेरे लिए। उन्हें देखकर कुमार अजित सिंह ने की आंखों से पैशाच की चमक उभरी, जिसे केवल सविता बहन ने परखा। कौल अजित सिंह ने सविता बहन की तरफ आंखों से क्या संदेश भेजा, कोई जान नहीं सका, और सविता बहन ने बदले में क्या संदेश भेजा, वह भी कोई नहीं जान सका। यह आदान प्रदान केवल सविता बहन और कौल अजित सिंह ने ही किया, लेकिन दो जोड़ी आंखों से यह नहीं छुप सका, और वह आंखें थीं एसपी की और इंस्पेक्टर मुखर्जी की। भाषण खत्म हो चुका था। चारों तरफ नारे और जय जयकार गूंज रही थी। कुंवर अजित सिंह ने तुरंत ही 1 लाख का चेक महिला आश्रम की संचालिका सविता बहन को भेंट किया। नीचे उतरे चलने का समय हो चुका था। आगे आगे अकड़ते हुए कुंवर अजित सिंह और पीछे पीछे उनके बॉडीगार्ड जैसे ही गेट की तरफ बढ़ने लगे कि कड़कदार आवाज़ गूंजी, वहीं रुक जाओ, अब तुम पुलिस हिरासत में हो। जैसे कहीं पास में बम फूटा हो, वैसे ही कुंवर अजित सिंह चौंके। क्या कहा? कौन बोला? मैं, इंस्पेक्टर मुखर्जी ने आगे बढ़कर कहा। ओहो, तो ये तू है। ज़्यादा ही उछल रहा है आजकल। तू 2 टके का इंस्पेक्टर, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी औकात भूल गया। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, इस कहानी से अब धीरे धीरे पर्दे उठने लगे हैं, तो अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए कहानी में बने रहें। धन्यवाद।